अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर नंबर 5 का। और यहाँ बेसिकली हमने यही पढ़ना है कि रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। पहले भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जी रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और मिल के एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक नई चीज़ डेवलप कर लेते हैं और उसका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सो ऑन, वो चीज़ें हमने पढ़ी। अब ज़रा उसको फर्दर अगले स्टेप में लेके जा रहा है कि उसको और ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया जाए कि असल में क्या हो रहा है। जैसे वो कहता है ना, एक चीज़ है तो उसको स्लो मोशन में ज़रा देखा जाए, आहिस्ता आहिस्ता, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो वो उस तरह से ज़रा डिटेल में हमें बताएगा और यहाँ से भी फिर ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डेफिनेशनें निकलती हैं, वो हमें ज़रूर उसको याद करना है, तैयार करना है। सो चलें इसको शुरू करते हैं। सो कहता है अ रिएक्शन टेक प्लेस, एक रिएक्शन ज़ाहिर होता है व्हेन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसको कहते थे? जो पहले चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्होंने आपस में मिल के नई चीज़ बनानी है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, मिलेंगे विद ईच अदर टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। अब ये नई चीज़ आ गई। पहले हम यही कहते थे कि भाई रिएक्टेंट मिलते हैं, कोलाइड करेंगे और मिल के जो है वो प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले की एक हालत है जिसको हम कह रहे हैं ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी की बेस पे आगे वो एक्सप्लेन करता है। सो ट्रांजिशन स्टेट को भी समझना है, ठीक है। और ये देखें, मैंने साथ एक एग्जांपल भी ली हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ये फार्मूला या ये जो इक्वेशन है ये हम बड़ी दफ़ा पढ़ते हैं कि जी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, और वापस में रिएक्ट करके पानी के 2 मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं। तो इसी को लेके समझते हुए साथ साथ आगे चलते हैं। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। कहता है एक फर्जी जो है रिएक्शन हमने लिख लिया सामने, और इसको समझते हुए आगे को चलते हैं। A2 + B2 ये ऑलमोस्ट वही है जो मैंने ये बनाया है। तो ये जो दोनों है A2 B2, इसके जगह हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी H2 और O2 है, ठीक है। तो उसी की फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं, ईजी हो जाएगा। सो कहते हैं बिफोर मिक्सिंग, अब ज़रा प्रोसेस के आने लगे कि कैसे होता है। कहता है मिक्स करने के पहले, मिक्स करने का मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, A को और B को हमने अभी मिक्स नहीं किया, दोनों अलग-अलग बर्तनों में पड़े हुए हैं। A अलग बर्तन में पड़ा हुआ है, B अलग में पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ज़ाहिर है वो हरकत करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि हाइड्रोजन अलग एक बर्तन में पड़ी हुई है, ऑक्सीजन अलग। अब हाइड्रोजन जिस बर्तन में पड़ी हुई है तो वो ज़ाहिर है आपस में भी उसके मॉलिक्यूल टकराएंगे। बर्तन जिस बर्तन में रखा हुआ है उसकी सतह के साथ भी टकराना है उन्होंने, तो मूवमेंट चलती रहती है। और इसमें वो ये कहता है कि इसमें बाज़ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, वो नीचे हो जाते हैं, और जिनकी एनर्जी हायर होती है बाज़ वो भी मॉलिक्यूल होंगे, वो थोड़ा ऊपर होते हैं। तो ये ऐसे होता है कि ऑन एवरेज जो इनकी जो एनर्जी है उससे लोअर वाले भी होते हैं, उससे अपर वाले भी होते हैं। और ये जो लोअर वाले होते हैं ना, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो लोअर एनर्जी है, उनके पास एनर्जी थोड़ी है। जिनके पास एनर्जी एवरेज से ज़्यादा है, एक एवरेज जो मिडल वाला लेवल होता है उससे ज़्यादा एनर्जी जिनके पास होती है, वो फिर क्या करते हैं, वो रिएक्शन में आगे से बाद में जाके हिस्सा लेते हैं। तो ये वो बात थोड़ी बहुत उसने यहाँ बतानी है। बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने से पहले द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B अलग-अलग, A और B जो हैं, इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम है, रैंडम का मतलब यही होता है कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जहां मुंह उठाया है वहां पे चल पड़े हैं। सेपरेटली अलग-अलग, कोलाइडिंग विद ईच अदर, आपस में भी टकराते हैं, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं जिसमें बंद किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स। अगर अब मूवमेंट हो रही है ना, तो मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी है। पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स में ये जो काइनेटिक एनर्जी है, आर नॉट द सेम। मैंने आपको बताया ना, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो एक जैसी नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से, पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक दरमियाने लेवल की उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। बट अ फ्यू, लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं, पोजेसेस मोर देन एवरेज, उनकी एवरेज से ज्यादा होती है एनर्जी। वाइल येट अदर पोजेस लेस देन द एवरेज, कुछ ऐसे भी होंगे जो उस एवरेज से कम है, जो वैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। अब यहाँ देखिए एक डेफिनेशन भी आ गई, द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, उनकी वो बात कर रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, मे आल्सो बी कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स।
एक्साइटमेंट जैसे होता है ना, एक नॉर्मल आप बैठे हुए हैं, ठीक है, इजी बैठे हुए हैं, लेकिन एकदम से जी लो जी पार्क जा रहे हैं, लो जी मरी जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट अंदर से आती है। तो एक्साइटमेंट को हम उस मीनिंग में ले लेते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए हैं, यानी उछल कूद रहे हैं, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होना एक्साइटेड। तो ये डेफिनेशन आपने एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की याद कर लेनी है। यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मिक्स टुगेदर, अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देना है, ए और बी को मिक्स कर दिया, मिक्स टुगेदर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। अब जाहिर है जो पहले से प्रोसेस उनका चल रहा था आपस में टकरे मारने का, वो दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बस फर्क ये पड़ना है कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ गए हैं, दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वो भी आपस में टकरे मार रहे हैं, और अपने आप के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दूसरों के साथ भी हो रहा है। द कोलिजन्स विच रिजल्ट बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल जो आपस में टकरे मार रहे हैं, तो उस कोलिजन की वजह से हैविंग एवरेज और लेस देन एवरेज, यानी जिनकी एनर्जी एवरेज है या एवरेज से कम है, मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, तो उसकी वजह से कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनना, क्योंकि उनके पास एनर्जी थोड़ी है। बट व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, ये असल बात कि दो एक्साइटेड हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ए के, बी के एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट, ज़ाहिर है दोनों रिएक्टेंट से कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टक्कर मारेंगे, दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस, शायद, जाहिर है कई दफ़ा शायद होता है, कई दफ़ा नहीं, कि वो हो सकता है ऐसा, टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट, के वो आपस में मिल के ट्रांजिशन स्टेट बना लें। अब ये जो हम ट्रांजिशन स्टेट बार बार कह रहे हैं वो यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे देखें वही A2B2 की एग्जांपल, आप वही बात के H2A2 को O2 को ज़हन में रख के आप कर सकते हैं। तो A2B2 है, तो देखें क्या हुआ कि A जो है वो भी अपने दोनों एटम्स में अलग-अलग हो गया, क्योंकि A के साथ 2 लिखा हुआ है। A का जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो A के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एक एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक एटम यहाँ पे सेपरेट हो गए, क्योंकि आपस में जो उनका एक वीक बॉन्ड था वो टूट गया, तो वो वीक बॉन्ड टूट के A और A दोनों लैदा हो गए। इसी तरह जो B का भी आपस में वीक बॉन्ड था वो लैदा हो गया, तो A भी दोनों लैदा हो गए, B भी दोनों लैदा हो गए, और चूंकि लैदा हो गए हैं तो A और B का फिर आपस में कोलैबोरेशन जो होना है, उनका जो बॉन्ड बनना है वो बनेगा। तो ये जो हालत है, ये जो हम शक्ल बना रहे हैं कि जिनमें बीच में अभी डैश डैश है, अभी वो टोटली आज़ाद हैं कि किसी भी B के साथ, किसी भी A के साथ वो रिएक्शन करके तो अपना बॉन्ड बना सकें, अभी वो आज़ाद हैं। तो इस हालत में जब होंगे, इसको हालत को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कि जहाँ पे वो लैदा है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर यही होगा कि A और B का इनका हो जाएगा, A और B इनका हो जाएगा, और AB जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे उसके, जैसे पानी के H2O जो है वो बना रहे होते हैं हम। तो ये इस तरह से वो ट्रांजिशन स्टेट को भी इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलते हैं। द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ द कर्व इन फिगर। अब यहाँ पे तक आ गए ना, ये हमने इसको समझ लिया। अब ये जो डायग्राम है ना, इसको समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए जैसे मैथ में हम बनाते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया है, एनर्जी को। और इसका मतलब क्या होता है कि जो आप ऊपर की तरफ जाते हैं एनर्जी बढ़ रही है, बात समझ आ गई। और ये जो है एक्स एक्सिस, वहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इसको लिखा हुआ है पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पाथ है, रास्ता है, ये टाइम नहीं है, इसको टाइम नहीं लेना, ठीक है, ये वो ऊपर गलत हो जाता है। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, शुरू में हमने रिएक्टेंट दिखाए हुए हैं, क्योंकि जो एक रिएक्टेंट को मिल के प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, पहले रिएक्टेंट होते हैं, फिर वो आपस में कोलाइड करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, अगला स्टेप होगा, और उससे अगला स्टेप होगा कि प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हमने यहाँ शो करा देनी है। तो पहली जो स्टेज शो करानी है वो रिएक्टेंट की शो करानी है, ठीक है। ये मैं ज़रा मिटा दूँ फिर दोबारा जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है। अब रिएक्टेंट जो है ना वो इस हालत में है, इस एनर्जी लेवल के ऊपर है, क्योंकि यहाँ इस साइड पे एनर्जी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 हो जाती है, यहाँ पे 300 हो जाती है, एंड सो ऑन, बढ़ती चली जाती है। तो इस लेवल के ऊपर दोनों रिएक्टेंट है, और यहाँ हमने सपोज किया हुआ है कि दोनों जो रिएक्टेंट है, H है या ऑक्सीजन है या A और B है, दोनों की एनर्जी फ़िलहाल सेम है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने समझाया कि दोनों रिएक्टेंट एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बता रहा है। अब उससे आगे देखें क्या हुआ कि ये कर्व जो है ऊपर जा रही है। अब ऊपर जा रही है तो ये उसका हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि इस लेवल से अगर आप इस साइड पे आते हैं तो क्या मतलब हुआ कि इस लेवल पे एनर्जी बहुत हाई है,
और हमने पढ़ा था कि हाई एनर्जी किसकी होती है, जो एक्साइटेड मालिक्यूल्स हैं, तो उसकी एनर्जी हायर है, और वहीं पे जाके जाहिर है कि उनका वो फिर ट्रांजिशन स्टेट बननी है। तो यहाँ पे देखें ट्रांजिशन स्टेट हमने शो कराई हुई है, कहाँ पे, हायर एनर्जी लेवल पे हो, और उससे देखें आगे जाके बनाइए, क्योंकि अगला स्टेप होना चाहिए, तो अगला स्टेप है। और नीचे देखें हमने वो साथ वो जो फ़र्क है वो दिखाया हुआ है कि ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके इधर तक, क्योंकि देखें इधर से लेके इधर तक जो है ये एक्साइटेड एनर्जी है, वो जो एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो एवरेज होगी ना, ये वाली लाइन कहाँ जहाँ पे वो पहले से मौजूद थे वो एवरेज लाइन है, लेकिन उस स्तर से लेके ऊपर तक ये जो एनर्जी है ई ए जिसका नाम दिया है, ये एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को प्रोड्यूस करने वाली एनर्जी है, तो ये एनर्जी वहाँ पे शो होगी। अब और मज़े की बात ये है कि उस कर्व को आप नीचे लाएंगे, ज़ाहिर है फिर जब उन्होंने रिएक्शन कर लेना है तो एनर्जी उनकी डाउन हो जानी होती है, तो एनर्जी डाउन होती होती देखें हमने कहाँ ले गए, इस जगह पे ले गए, एनर्जी को और ज़्यादा कम कर दिया। अब देखें ना हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट यहाँ पे थे जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी लेवल देखें ये नीचे चला गया, कम हो गया, तो ये जो फ़र्क आया वो किधर गया, वो फिर ये था कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद हो तो उसमें क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल जाती है, तो इसमें से एनर्जी बाहर निकल जानी है, तो जब बाहर निकल जानी है तो पीछे जो प्रोडक्ट बनी है उनकी ओवरऑल एनर्जी कम होनी है, तो देखें इसीलिए हम उसको नीचे शो करा रहे हैं। अगर एंड होता तो इसको हम ऊपर शो कराते, एवरेज ये जो रिएक्टेंट की जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर शो कराते, वो आगे है डायग्राम वहाँ पे शो करा देंगे। और ये जो माइनस डेल्टा एच है वो वही है कि जी ये एवरेज से लेके देखें ना, ये एवरेज से लेके और ये नीचे वाला लेवल जो प्रोडक्ट का लेवल है ये माइनस डेल्टा एच एंथैल्पी है हमारी, और एंथैल्पी को जब माइनस में शो करा रहे होते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये हीट बाहर निकलनी है, पॉजिटिव फॉर्म में निकलनी है, ठीक है। जब रिएक्शन करते हैं तो उसके साथ प्लस का साइन लगाते हैं एच के साथ, लेकिन जब अलहदा से लिखते हैं, पिछले मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब अलहदा से एंथैल्पी को लिखते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन जब रिएक्शन के साथ लिख रहे होते हैं तो वहाँ प्लस साइन लगाते हैं, और प्लस से पता चल रहा होता है कि ये एक्सोथर्मिक है। तो बहरहाल तो इस तरह से देखें ये डायग्राम है, इसको एनर्जी डायग्राम कहते हैं, और ये आगे उसने एक सवाल भी कहा हुआ है कि एनर्जी डायग्राम बनाएं, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे ये बनी हुई है तो ये 3 डायग्राम्स आपने एनर्जी की याद भी करनी है, इनको याद कर लेना है, क्योंकि सवाल आ सकता है कि भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो एनर्जी लेवल है ये वाला, ये हमें बना के देंगे वो किस तरह से बनती है, तो वो आपने फिर ये बनानी है। तरीका मैंने आपको बता दिया, इधर एनर्जी है, ये उसका पाथ है, पहले रिएक्टेंट है, एंड पे प्रोडक्ट है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट है, माइनस डेल्टा एच आपने दिखाना है, तो ये सारी बन जाएगी। अब ये जो बातें हैं वो सारी उसने ऊपर इस पैराग्राफ में बताई हुई हैं। द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ द कर्व, कर्व की ज़ाहिर है टॉप के ऊपर बनाते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ट्रांजिशन के पीरियड के बाद, आइदर रिटर्न्स टू द रिएक्टेंट और टू द प्रोडक्ट, यानी या तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं या फिर हम आगे से आ रहे थे तो फिर पीछे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकता है ना, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते हैं, तो उधर से वापस भी आ सकते हैं, रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हैं, तो कहता है दोनों तरफ जाया जा सकता है। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ज़ाहिर है इसका नाम पूरा क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये डायग्राम के जरिए कहता है कि हम उसको शो करा सकते हैं सारे को, वो आपके सामने है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, कहता है जब वॉशिंग मशीन में अब कपड़े धोते हैं तो अगर आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको धोना है तो आपको डबल एनर्जी चाहिए होगी, अनलेस कि आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे हैं। तो सिंपल सा काम है कि ज़ाहिर है आप 30 पे कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं, तो आपको 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए ना। जब आपने 60 पे जाना है तो उस पर डबल चाहिए, तो डबल टेम्परेचर देना है तो फिर डबल एनर्जी लगेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल फिनोमेना है। एक और वो कहता है कि आपका ये जो पुराने बल्ब होते थे उनमें से 90% जो एनर्जी पीछे से हम उसको दे रहे थे, उसमें से 90% जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती थी हीट की शक्ल में। क्योंकि कभी आपने देखा हो, अब पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, वो जो पुराने बल्ब थे उनके अगर शीशे को किसी तरह हाथ लग जाता तो वो टू मच गर्म होता था, हाथ जला देता था, ठीक है। और लेकिन अभी जो हमारे पास हैं ये वाले दूसरे जिसको हम एनर्जी सेवर्स कहते हैं, ये ऑलमोस्ट ठंडे ही होते हैं, हल्का सा गर्म होते हैं, तो इसमें एनर्जी का जो ज़्या है वो कम से कम होता है। लेकिन पुराने बल्बों में 90%
तक जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती थी। ये उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आगे और ज़रा इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन उसने किया है, फिर डेफिनेशन भी आ रही है। द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज़ हायर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ज़ाहिर है जब आप ट्रांजिशन स्टेट में हैं तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनसे, ठीक है। वो कह रहा है बिकॉज, क्यों ज़्यादा है, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसली। यानी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है कि उनके जो बॉन्ड है आपस में वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो चूंकि बॉन्ड तोड़ते हुए भी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनते हुए भी एनर्जी या तो चाहिए या रिलीज हो रही होती है, तो उसमें एनर्जीज चाहिए, एनर्जी का ही काम है सारा। तो इसलिए वो एवरेज एनर्जी से वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होती है ट्रांजिशन में। और क्यों होती है वो बता रहा है कि बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं या बन रहे होते हैं। अब ये डेफिनेशन आ गई, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट आर द प्रोडक्ट। यानी वो एनर्जी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जज़ब कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स जज़ब कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए। ये पीछे भी पिछले लेक्चर में अभी हमने पढ़ा था कि जब उसने अपना बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 लिखा होता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में बॉन्डेड है। तो उनको तोड़ना है, HH को अलहदा करना है, O को अलहदा करना है, A और B की एग्जांपल हमने ली थी, उनको अलहदा करना है। तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में। उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हमने EA लिखा हुआ था, इन एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहते हैं ऑफ द रिएक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये पक्की याद करें, इसको लिख के देखें। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट। अब ज़ाहिर रिएक्टेंट की कोई और एनर्जी थी, जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी कुछ और है। तो कहते हैं उन दोनों में जो फ़र्क है वो क्या होगा, वही बताएगा कि वो जी एक्सोथर्मिक होना है या उसने एंडोथर्मिक होना है, ठीक है। अब द प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ज़ाहिर वो हीट की शक्ल में होती है, रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी, उसको एंथैल्पी भी कहते हैं, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। द ग्राफ रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ज़ाहिर है कि ये ऊपर वाला एक्सोथर्मिक था, ये वाला, और उसमें डेल्टा H बता रहा है कि रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, तो वो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकली है वो बाहर निकल जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। और ये एक उसने ना ये एंडोथर्मिक भी देखें बनाया हुआ है। एंडोथर्मिक में देखें रिएक्टेंट यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसका एनर्जी लेवल देखें ये वाला आ रहा है। तो ये ज़ाहिर है एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ये फ़र्क आ गया। तो ये एनर्जी कहाँ से उसको मिलेगी, सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करनी है, देखें डेल्टा H को यहाँ प्लस लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक को इस तरह से, तो ये फ़र्क याद रखना है और ये बनाना आना चाहिए हमें डायग्राम्स, कि एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट ऊपर रहेंगे और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट नीचे चले जाएंगे। और यहीं पे उसने एक एक्सरसाइज में सवाल भी दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऐसी डायग्राम बनाएं कि जिसमें ना ही वो एक्सोथर्मिक हो ना ही एंडोथर्मिक हो, उसमें कोई भी हीट ना एब्जॉर्ब हो रही है ना जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो उसमें फिर क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है कि जिस लेवल पे रिएक्टेंट्स हैं उसी लेवल पे आपने इसको ऐसे नीचे लाते लाते और ये ऐसे करके बना देना, क्योंकि सेम लेवल होना चाहिए। तो उसमें ना एनर्जी ख़त्म हुई ना उसमें हमने उसको गेन किया। तो इस तरह से हम वो बना लेंगे, तो ये उसका सवाल भी हो जाएगा। सवाल पे आए हैं तो फिर दूसरा सवाल भी देख लें। उसने कि 2 सवाल पूछे हैं, एक तो ज़ाहिर डायग्राम बनाने के लिए कहा था, और दूसरा उसने कहा था कि जो हम डायग्राम बना लें हैं इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। तो फ़ायदा डेफिनेटली है, यस फ़ायदा है। एक तो ये है कि जो काम हो रहा है वो हमें पिक्टोरिकली, पिक्चर के हिसाब से नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ पिक्चर के हिसाब से नज़र आए तो उसको समझना ज़्यादा आसान होता है, हमने देखा भी अभी उसको। तो एक तो ये बताएंगे कि पिक्चर की वजह से विजुअलाइजेशन हमारी अच्छी हो जाती है। नंबर 2 बताएंगे कि उससे पता चल जाता है कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, हीट आ रही है कि जा रही है, वो भी हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा है। और नंबर 3 फ़ायदा ये हो सकता है कि इसमें ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, उसका भी पता चल जाता है कि वो कितनी है। तो इस तरह से ये 2-3 चीज़ें उसको हम बता देंगे। अच्छा, आगे एक नया कंसेप्ट दे रहा है कैटलिस्ट का, ठीक है। और कैटलिस्ट की भी डेफिनेशन ये आगे यहाँ पड़ी हुई है, इसको याद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो बता रहा है। देखिए कैटलिस्ट बेसिकली ये होता है कि वो चीज़ जो है अगर हम रिएक्शन में इन्वॉल्व कर दें, उसको भी साथ मिला दें, तो रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो तेज़ हो जाती है, बेहतर अंदाज में रिएक्शन होता है। और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी हायर लेवल चाहिए होता है वो फिर इतना हायर नहीं चाहिए होता, थोड़ा कम कर लेते हैं। कैटलिस्ट डालने से हमारी जो एनर्जी देने की ज़रूरत थी वो कम हो जाती है। तो
तो ये कैटलिस्ट का फ़ायदा होता है, और उसने रिएक्शन करवाना है, खुद नहीं करना होता, खुद वो साइड में बैठा होता है, बस उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन को जो है वो स्पीड आउट हो जाता है, ज़्यादा तेज़ हो जाता है। एंड एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज इट चेंजेस द पाथ, कहता है उस रास्ते को चेंज कर देता है, अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट, वेयर बाय द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज सब्सटेंशियली डिक्रीज। कहता है एक तो है कि इसका पाथ चेंज हो जाता है, ये पाथ जो है चेंज हो गया, कोई फॉर एग्जांपल इस तरह का पाथ हो जाता है, और पाथ भी चेंज हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी भी लोअर हो गई, नीचे आ गई, ठीक है, इस तरह से करके वो बात कर रहा है। तो ये बात है। अब यहाँ कैटलिस्ट की डेफिनेशन, अ कैटलिस्ट इज डिफाइंड, ये ज़्यादा है 10 दूज नहीं लिखते बीच में, अ कैटलिस्ट इज डिफाइंड, डेफिनेशन देंगे, अ सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग, यानी कि खुद जो है किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आ रही, वो खुद वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन को तेज़ करा देगा। और ये देखें वही बात जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बना के दी कि जी कैटलिस्ट के बगैर ये ब्लू वाली है, और कैटलिस्ट जब डाल देते हैं तो फिर ये जो है पाथ है उसका ये रेड लाइन वाला हो जाता है, तो इस तरह से वो पाथ चेंज हो जाता है, उसका काम वही है, चीज़ें वही हैं, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है, और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। और ये उसने एग्जाम्पलें भी दी हुई हैं, एग्जाम्पलें भी याद करें, क्योंकि ये MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं और उसको घी बनाते हैं, तो घी बनाने के लिए निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। फिर कहता है प्लाटिनम एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, ये H2SO4 तेजाब हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो तो उसके लिए प्लाटिनम को यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और क्लोरीन भी एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो जाती है अगर ओजोन की लेयर को उसने खराब करना हो। ओजोन की लेयर है ना ऊपर, और वहाँ पे ऑक्सीजन के 3 उसके एटम्स मिल के वो O3 बना हुआ है, तो उसको अगर खराब करना है तो क्लोरीन खराब कर देती है वहाँ पे जाके, तो क्लोरीन एज ए कैटलिस्ट जो है वो वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको खराब कर देती है। तो 3 एग्जाम्पलें हैं कैटलिस्ट की, ये ज़रूर याद करें। और ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये बायोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी क्लास है ना उसको 6, 7, 8 3 क्लासेस, मतलब क्लास एक ही होती है, 6 से उनको 7 में लेके जाता हूँ, क्लास इंचार्ज हूँ ना, तो 7 से 8 तक भी लेके जाता हूँ, तो 3 साल मैंने उनको पढ़ाना होता है। तो मैं उनको साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें बायो का पार्ट भी होता है, तो उसमें मैंने उनको पढ़ाया हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनएरोबिक, वरना बायो मुझे इतनी नहीं आती, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमने खाना खाया होता है, तो खाने के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस जो सेल्स के पास चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन और वो जो ग्लूकोज बेसिकली होता है जो खाना है, तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करके जो है वहाँ से एनर्जी निकलती है, जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कामों के लिए, मेटाबॉलिज्म का वर्ड वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी, तो ये जो रेस्पिरेशन है उसकी 2 टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है कि एरोबिक में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है और वहाँ से एनर्जी बनती है, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन के बगैर ही, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, उसके बगैर ही ग्लूकोज या जो भी खाना है वो टूटेगा और वहाँ से एनर्जी डेवलप होगी। तो ये प्रोसीजर उसने यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे भी डेफिनेशनें आ रही हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो तरीकाकार है इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, अरे मुसलसल होता है, हमें मुसलसल एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ी देर के बाद ज़रूरत पड़ जाती है खाने की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस सारे अमल के दौरान, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिएक्शन हो जाता है ना ऑक्सीजन का उसके साथ, ग्लूकोज के साथ, तो रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता सांस के जरिए से बाहर भी निकालते चले जाते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, कहते हैं अब ये सिंपल सा रिएक्शन हम ले रहे हैं, लेकिन वरना वो कहते हैं बड़े कम्प्लेक्स किस्म के रिएक्शंस होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। द प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कहता है वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा हो, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी यहाँ पे ये एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ गई
कि रेस्पिरेशन दैट अकर, यहाँ से ये वर्ड उठा के साथ दैट अकर्स ये करके ये पूरी लाइन लिख देंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। आगे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट भी निकलती है, हीट बनती है, खाना खाएं तो हमारा बॉडी गर्म होती है ना हमारी, ठीक है। तो कहता है, और ये इसकी उसने जो इक्वेशन है वो बना के दी हुई है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है ज़ाहिर है ग्लूकोज का फार्मूला भी है C6H12O6। तो इसको भी याद करना है। कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो ये जो फार्मूला है ये ग्लूकोज का है, खाने का है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में, साइटोप्लाज्म कैटलिस्ट है। साइटोप्लाज्म क्या है? वो हमारे जो सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स के अंदर जो माया सा होता है जिसके अंदर हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब ये बायो पढ़ने वालों को पता होगा, ठीक है। छोटे छोटे वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पता नहीं क्या कुछ है उसके अंदर, ठीक है। तो उस साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में जो है वो रिएक्शन होता है और ये क्या बन जाता है? पायरोवेट। पायरोवेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और पायरोवेट का भी फार्मूला हमें आना चाहिए, ग्लूकोज का भी आना चाहिए, C3H4O3 पायरोवेट का फार्मूला है और ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन साथ इन्वॉल्व हो जाती है पायरोवेट के साथ, और वो माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे, वो क्या कहते हैं, सेल्स का पावर हाउस होता है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी में होगा और फिर 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें से क्या बनेगा? एनर्जी निकलेगी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए ये सारे पापड़ हम बेल रहे होते हैं। तो ये इसका प्रोसेस, तो सारा ये आपने याद करना है, फार्मूले याद करने हैं, पूरी इक्वेशन याद करनी है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर छोटा सा वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डेफिनेशन है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। अब ये देखें ना, ये जो प्रोसेस पढ़ा हमने इधर से लेके यहाँ तक, ये वही है ग्लाइकोलाइसिस, कि हमारा ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में टूट के 2 पायरोवेट के जो है मॉलिक्यूल्स डेवलप कर रहा है। तो ये भी डेफिनेशन जो है ग्लाइकोसिस होता क्या है उसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, कहता है इसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एंजाइम्स की मौजूदगी में, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, उनकी मौजूदगी में होता है। और बेसिकली इसमें क्या बनाता है? विद द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ये ATP जो है ना, ये बायो पढ़ने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ATP बेसिकली एक बंडल होता है एनर्जी का एक बंडल बन जाता है। जैसे दरख्त वगैरह होते हैं ना, तो जब वो सूरज की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो वो भी इसी शक्ल में एनर्जी को एज ए पैकेट्स की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो हमारी बॉडी में भी ज़ाहिर है कि ये 2 पैकेट बन जाते हैं एनर्जी के। व्हेन सेल्स ऑफ अवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, जब ज़ाहिर है सेल्स को एनर्जी चाहिए है परफॉर्म करना है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी वही बात कि एनर्जी को तोड़ना है और उसमें से एनर्जी निकालनी है। दे यूज़ दिस ATP, तो इन ATPs को वो यूज़ करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन टू गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी बेसिकली, ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इन्होंने क्या करना है? इस रिएक्शन को करवाना है, क्योंकि रिएक्शन करवाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। खाना बनाना है तो नीचे चूल्हा जलाएंगे तो खाना बनेगा ना। तो ये बेसिकली पहले से मौजूद होते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, उसको तोड़ने लगे हैं, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ से इम्पैक्टों से पकड़ेंगे। तो ये इनका ये फ़ायदा होता है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, अंडरगोज डाइजेशन, ज़ाहिर है वो हाजमा होता है बॉडी में। एंड द डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल दैट आर एब्जॉर्ब बाय द सेल्स, वो ज़ाहिर है कि मॉलिक्यूल सेल्स तक जाते हैं और वहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीजन साथ इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस आ गया ग्लूकोलाइसिस का। और उसके बाद फिर जो है वो एनाएरोबिक की जो एग्जांपल दे रहा है, इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, कहता है बाज़ जानदार ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक सेल वाले, ठीक है। उनके अंदर जो रेस्पिरेशन अकर करती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगैर ही रेस्पिरेशन होती है, एंड इट इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर सकते हैं। आगे उसकी भी वो जो इक्वेशन है वो भी हमें आनी चाहिए। सो दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी निकलनी है, इसमें से हीट निकलनी है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पीछे भी बनी थी एनाएरोबिक के अंदर, लेकिन यहाँ पे एथेनॉल बनेगा साथ। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी बना था एरोबिक में, एनाएरोबिक में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एथेनॉल बन रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बननी ही बननी है।
तो प्रोसेस वही है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में पायरोवेट बनेगा, साथ एनर्जी उधर भी निकलेगी, और पायरोवेट जो है वो फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वहाँ पे तो ऑक्सीजन थी, यहाँ पे नहीं है, और यीस्ट की मौजूदगी में ये C2H वगैरह पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, ये बनेगी, साथ एनर्जी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा और है, लिपिड्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे लिपिड की डेफिनेशन भी आ गई कि लिपिड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच इंक्लूड, उसमें फैट्स होते हैं, वैक्सीज हैं, स्टेरोल्स होते हैं। लिपिड सर्व एज ए एनर्जी रिजर्व्स विद इन आवर बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिपिड का काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का रिजर्व है, ठीक है, बाज़ का खाना नहीं मिलता तो फिर एनर्जी कहाँ से लेनी है, तो उसलिए एनर्जी बाज़ का स्टोर होती है वो फैट्स की शक्ल में। जैसे हमारी चर्बी है, मेरा खुद पेट थोड़ा सा बाहर निकल आया हुआ है क्योंकि वहाँ पे वो एनर्जी स्टोर होगी हुई है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारा थोड़ा हो जाता है, वरना हम एक्टिव रहें, उसको बर्न आउट करते रहें, एनर्जी को जितना हमने खाया है उससे ज़ायद एनर्जी स्टोर होती जाती है, वो हमारे सेल्स में स्टोर होती है, हमारे जिगर में स्टोर होती है, और उसके बाद वो हमारे पेट शेट में भी स्टोर होती है, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है स्टोर होती जाती है। और ये भी हमारी सेहतमंदी का निशानी होती है कि आपका पेट कितना कम बाहर निकला हुआ है, ठीक है, कितनी चर्बी आपके ऊपर कम है। जितना इंसान एक्टिव होता है उतनी उसकी बॉडी अच्छी होती है और वो सेहतमंद होता है। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि लिपिड क्या करेंगे, सर्व एज ए एनर्जी रिजर्व्स विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वहाँ पर रिजर्व होती है। अबाउट हाफ ऑफ आवर फ्यूल आवर बॉडी नीड कम्स फ्रॉम लिपिड। हमारी बॉडी को जो ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, उसमें से आधी एनर्जी कहाँ से निकल रही है, लिपिड से आ रही है। इफ़ यू ईट मोर, ये वही बात जो मैं आपको की कि अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, द एक्सेस फूड स्टोर, ज़ाहिर उसको फिर स्टोर कर लिया जाता है लिपिड की शक्ल में इन एडिपोज सेल। एडिपोज सेल्स, अब सेल्स की ये नाम है, तो उन सेल्स के अंदर लिपिड की शक्ल में इनको स्टोर कर देते हैं। इन बिटवीन मील्स, खाने के दौरान, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और जब हम ज़ाहिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्स। ज़ाहिर है उस टाइम तो खाना नहीं खाया हुआ ना, तो उस टाइम जो हमें एनर्जी मिलनी होती है वो इधर से फिर हम उसको एनर्जी को ले लेते हैं। ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो स्टोर करना होता है, उसको जो बेसिक शक्ल है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में उसको स्टोर किया जाता है, और इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल्स। मसल्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं, या ये पेट के मसल्स ही हैं जहाँ पर उनको स्टोर किया गया होता है, और या फिर लिवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। लो जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद की पॉइंट्स एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो पीछे अगर कोई डेफिनेशन छूट गई है तो फिर आपने की पॉइंटों में से निकाल के उसको तैयार कर लेना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलें ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं और आगे चलते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।